गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम लोगों का जो टॉपिक था वो भारत के अंदर जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी ना उसके बारे में था। और कल हम लोगों ने जो प्राथमिक चरण है, जो पहला चरण है क्रांतिकारी गतिविधियों का 1905 से 1915 तक, उसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का जो है कि सिलसिला स्टार्ट हुआ। सबसे पहले महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ था, जो हम लोग पढ़ते हैं 1897 में, जो चापेकर बंधु थे, दामोदर और जो है कि बालकृष्ण। तो उन्होंने क्या किया था ना कि जो प्लेग कमिश्नर है रैंड और एमहर्स्ट, उनकी हत्या कर दी थी। तो प्लेग कमिश्नर की हत्या के आरोप में उनको भी जो है कि फांसी दे दी गई। उनका जो एक संस्था था हिंदू धर्म संघ, वो भी क्रांतिकारी बातें ही मतलब करता था, वो संगठन ही क्रांतिकारी संगठन था। इसके बाद आपका जो तिलक का है आर्य बांधव समिति, वो भी क्रांतिकारी संस्था ही था। और तिलक ने जो केसरी उनका जो पत्रिका है उसमें भी जो है कि क्रांतिकारी ही सारी चीजें उन्होंने दी हैं। फिर महाराष्ट्र में अगर आते हैं हम लोग, तो महाराष्ट्र में एक और चीज आप देखते हैं कि मित्र मेला का गठन हुआ था 1899 में। बाद में जाके 1904 में अभिनव भारत में ये जो है कि परिवर्तित हो गया नाम। अभिनव भारत से ही जुड़े हुए एक जो हमारे सदस्य थे अनंत लक्ष्मण करकरे, राइट। तो करकरे ने क्या किया था कि जो नासिक के जिला मजिस्ट्रेट थे ना, जैक्सन, उनकी हत्या कर दी थी। तो बाद में इनको जो है कि प्रॉब्लम हो गया इनका। फिर महाराष्ट्र में ही आपका आप देखिएगा कि अभिनव भारत के बाद फिर बंगाल में अगर हम लोग आते हैं, तो अनुशीलन समिति 1902 वाला है। 1902 में बारिंद्र घोष का जो है, तो वहाँ पे आपका फिर अरविंद घोष और बारिंद्र घोष जो है वो मिले थे। फिर हेमचंद्र कानूनगो का देखते हैं हम लोग 1908 वाला, जो उन्होंने मानिकतला में चलाया था। पेरिस से सीख कर आए थे, वो प्रशिक्षण, रूसी सैन्य प्रशिक्षण सीख कर आए थे पेरिस से। बाद में उन्होंने जो है मानिकतला में बम बनाने का कारखाना ही खोल दिया था। इसके बाद जो है कि आपका महाराष्ट्र में, बंगाल में ही देखिएगा कि रास बिहारी बोस के द्वारा भी लॉर्ड हार्डिंग पे ना वो बम फेंकने की योजना बनाई थी। जब दिल्ली स्थानांतरित हो रहा था ना, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हो रहा था 1912 में, तब। तो ये काफी सारी चीजें जो है बंगाल में, महाराष्ट्र में, इसी तरीके से पंजाब में अजीत सिंह जो है वो, श्री अम्बा प्रसाद थे वो, ये, और इसके बाद लाला लाजपत राय थे वो। तो सभी लोग सभी क्षेत्र में सक्रिय हो गए थे। और इनको मतलब कांग्रेस की ना याचिका वाली, याचना प्रार्थना अनुनय विनय वाली सारी चीजें पसंद ही नहीं थी। और ये अपने तरीके से स्वशासन की प्राप्ति चाहते थे। तो हम लोग बहुत ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, क्योंकि भारत से बाहर गतिविधियां क्यों कैसे स्टार्ट हुई। जैसे अजीत है और श्री अम्बा प्रसाद जो थे ना, सूफी अम्बा प्रसाद जो है, तो वो लोग ना, सूफी अम्बा प्रसाद और अजीत सिंह जो है वो चले गए थे अफगानिस्तान। और रास बिहारी बोस जो है वो भाग गए थे आपके जापान। तो कई सारे क्रांतिकारी लोग कहाँ चले गए थे, भारत से बाहर चले गए थे। भारत से बाहर जाकर के वहां पे वो अपना स्टार्ट कर दिए थे। लाला हरदयाल भी गदर पार्टी स्टार्ट कर दिए थे। तो हम लोग इस क्वेश्चन को, इस यहाँ से आगे हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, तब आप लोग को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला ही प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन हो गया था किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा 1905 में, ठीक है। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी इनके द्वारा चलाया गया था। बाद में लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा वहां से पेरिस और फिर बाद में जेनेवा चले गए थे। तो लंदन में जब काम करते थे ये लोग, तो बहुत ज्यादा वहां पे जब पुलिस एक्टिव होने लगती थी, तो यहाँ पे पेरिस और जेनेवा भाग जाते थे वो लोग। श्यामजी कृष्ण वर्मा का ही सेम क्वेश्चन है आपका, 6 नंबर तक सेम क्वेश्चन है, ओके। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1911 में जो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का अवसर किसे मिला था? तो लाला हरदयाल जो थे उनको मिला था। इन्होंने अमेरिका और कैलिफोर्निया राज्य में स्थित स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बहुत फेमस है, वहां पे उन्होंने दर्शन और संस्कृत की पढ़ाई की थी लाला हरदयाल ने, ठीक है। गदर पार्टी के नेता थे वो लाला हरदयाल। और इन्होंने जो है कि हिंदुस्तानी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, सोहन सिंह भागना अपने सहयोगी के साथ मिलकर 1913 में स्टार्ट किए थे। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार भी चलाया था, इसका नाम गदर पार्टी भी पड़ गया था। तो इसमें सब पढ़ाई हुआ है आप लोग का। किसने गदर पार्टी का किया? तो लाला हरदयाल ने। एक ही क्वेश्चन है, बार बार स्किप करते हैं हम लोग इसको, है ना। गदर आंदोलन की स्थापना किया था सोहन सिंह भागना ने, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका देखिए छूटा नहीं है, ठीक है। चलिए,
12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन पहला सभापति बना है, तो सोहन सिंह भागना जो है वो पहला सभापति बने थे। गदर पार्टी जो है वो भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए अमेरिका और कनाडा में रहे जो भारतीय थे, उनको गदर पार्टी के तहत एकजुट किया गया, और समाचार पत्र भी गदर नाम से निकाला गया था। अन्य नाम हिंदुस्तानी गदर पार्टी भी था, और ये हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी कई भाषाओं में था, है ना। तो ये हम लोग तो ये सब पढ़ चुके हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बारिंद्र घोष ये पूछ रहा है ना कि गदर पार्टी से कौन जुड़ा हुआ था, तो केवल डी जो है कि रास बिहारी बोस ही जुड़े हुए थे, बाकी लोग नहीं जुड़े थे। ये तो अलीपुर बम कांड से बारिंद्र घोष जुड़े हुए थे, जोगेश चंद्र चटर्जी तो काकोरी कांड से जुड़े हुए थे, हम लोग इसको पढ़ चुके हैं ना। खुदीराम बोस जुड़े हुए नहीं थे इससे। और ये देखिए अमेरिका और कनाडा में कई भारतीयों ने इसका गठन किया था। जो भारतीय वहां पे थे, पार्टी का मुख्यालय युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में जो था, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था, जिसको हम लोग की युगांतर आश्रम था। लाला हरदयाल इस संस्था के जो है गाइडलाइनर थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रासबिहारी बोस, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। ये नाम याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा ना कि गदर पार्टी में कौन नहीं थे बताओ, तो आ गया ना फैक्ट। फैक्ट ही पढ़ना है हिस्ट्री में, और कुछ नहीं करना है। गदर पार्टी में रामचंद्र थे, बरकतुल्ला थे, रासबिहारी बोस थे, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम प्रमुख थे, जबकि खुदीराम बोस का तो मुजफ्फरपुर कांड से है, तो ये हम लोग स्किप करते हैं। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का पढ़ चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में इसका मुख्यालय था, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। सेम क्वेश्चन है आपका, स्किप करते चलिए इसको। गदर क्या था? गदर था एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था। एक ही क्वेश्चन है आपका, इसलिए जल्दी भी हो जाएगा आपका खत्म। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो सक्रिय है 1913 और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध, तो उसी समय गदर जो है सक्रिय था, और ये पश्चिमी अमेरिका में था, ठीक है। आप देखिए सैन फ्रांसिस्को जो है आपका, ये इम्पोर्टेंट है आपका। उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, उसका सैन फ्रांसिस्को नगर था, जो कि यहाँ का मुख्यालय बना हुआ था। अमेरिका का पश्चिमी भाग में स्थित है ये, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। सामान्य तौर पर अमेरिका महाद्वीप 2 भागों में विभाजित है, ये तो कौन नहीं जानता है, ये आप लोगों का पढ़ा हुआ है। और जब ज्योग्राफी हम लोग करेंगे तब उसको हम लोग कर लेंगे, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो गदर क्रांति छेड़ने का कारण प्रथम महायुद्ध का शुरू होना, स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने के बाद भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी जो है वो 1914 में अचानक छिड़े। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरी को झकझोरा था, किस प्रकार से ब्रिटेन किसी भी तरह का संकट में भारत के हित में है, उनके लिए मौका है। इस मौके का कई जगहों पर मतलब एक उनको मौका मिल गया था कि किस प्रकार से उत्तरी अमेरिका में हम गदर क्रांतिकारियों को इसमें अपने एकजुट कर सके। भारत में लोकमान्य तिलक थे, निवेशन उनके स्वदेशी संगठन इसका लाभ उठा रहे थे, और गदर क्रांतिकारियों ने संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया था, है ना। चलिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, तो ये महेंद्र प्रताप थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ मिलकर प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल में भारत की जो है कि प्रथम अस्थायी सरकार अनंतिम सरकार का गठन किए। इसमें राजा महेंद्र प्रताप और राष्ट्रपति तथा राजा महेंद्र प्रताप जो है ना इसमें स्वयं राष्ट्रपति बन गए थे। वो विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की और वहां राष्ट्रपति बन गए। बड़कतुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिया, और इसे जर्मनी तथा रूस ने भी मान्यता दे दी। किस प्रकार से विदेश में यानी कि 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार या फिर अंतिम सरकार प्रोविजनल गवर्नमेंट का गठन किए थे राजा महेंद्र प्रताप, जो खुद को राष्ट्रपति बना दिया और बड़कतुल्ला को प्रधानमंत्री बना दिए थे, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि वही अफगानिस्तान में काबुल में बनाए थे, अनंतिम सरकार की स्थापना किए थे प्रोविजनल गवर्नमेंट का, ठीक है। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कहाँ हुआ पे, तो ये आप लोग को पता ही है कि महेंद्र प्रताप के टाइम में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं अफगानिस्तान में, ठीक है।
कौन जो है वो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती थी? तो भीकाजी रुस्तम कामा जो है ना, वो भारतीय क्रांति की माँ कहलाती हैं। 1907 में उन्होंने जर्मनी में स्टुगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज को फहराने वाली वो प्रथम महिला भी बनी थी और अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की घोषणा की थी। पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए वो काम करती रही। 1935 में बंबई लौट कर आई थी। अगस्त 1936 में उनका देहांत हो गया था। 36 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था तो मैडम भिकाजी कामा का जो है कि देहांत हो गया था। और वो बंबई कब आई थी? 1935 का जब हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक अधिनियम, तो उस 1935 के टाइम में आई थी। भारतीय क्रांति की माँ कहते हैं। उन्होंने जो विदेश की धरती पे झंडा लहराया था वहां भी वंदे मातरम का नाम था, इसलिए वंदे मातरम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार के लिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मैडम भिकाजी कामा के बारे में ये कुछ कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है। ठीक है, 1907 में तो आपको पता ही है कि पेरिस में किया था उन्होंने। तो पेरिस नहीं, जो है कि आपका स्टुगार्ट है। पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज लहराया था, ये गलत है। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही थी, ये सही है। और ये माता पिता इनके पारसी थे, ये भी सही है। इन्होंने जो है कि 1907 में जर्मनी के स्टुगार्ट में, नॉट पेरिस। तो ठीक है, यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया था। तो जर्मनी में आपका जो है कि पहली महिला थी जो विदेश में जाकर अपना झंडा फहरा रही थी, भारत का तिरंगा। ठीक है ना। और ये जो फहराया गया झंडा कलकत्ता में स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रयुक्त झंडे का ही संशोधित रूप था एक तरह से। तो ये जर्मनी नहीं होगा, बाकी तो आपका सब सही है ना। फिर भी हम लोग नोट देख लेते हैं क्या देता है। बहुत सारा चीज ना अपडेट किया है 1906 वाला में। तो कुछ स्रोत मैडम भिकाजी कामा ब्रिटिश सावरकर साहब जी कृष्ण वर्मा को डिजाइन का श्रेय देते हैं। कुछ स्रोत में हम लोग हेमचंद कुनुंगो और मैडम कामा को। तो कौन डिजाइन किया था, इसमें आपको कंफ्यूजन है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहते हैं? तो मैडम भिकाजी कामा। एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपका। 29 नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये भी स्टुगार्ट जर्मनी। ठीक है, ये भी स्टुगार्ट जर्मनी। 31 नंबर प्रश्न देखिए, आपको क्या कह रहा है ना कि इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी। तो इंग्लैंड में, ठीक है, भारत से बाहर का बात हो रहा है यहाँ पे। तो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या का आरोप किए थे मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह के ऊपर चला था। तो ये लोग अपने ही मस्ती में रहते थे और अंग्रेजों की हत्या का आरोप इन पे लग गया था, फांसी की सजा मिली थी। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में नेशनल इंडियन एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में बैठक में भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वायली पर गोली चलाई थी। तो आपको ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है कि बात है, यहाँ पे लंदन में चलाया गया था नेशनल इंडियन एसोसिएशन का वो था, क्या कहते हैं, वार्षिक समारोह था 1909 में। भारत का राज्य सचिव के राजनीतिक सलाहकार करजन वायली पे गोली चला दिए थे इन्होंने। ठीक है, करजन वायली पे। और करजन वायली के बचाव में डॉक्टर कवाश लाल काका भी इस हमले में मारे गए थे। पहले तो उन्हें फांसी दे दी गई थी। मदन लाल ढींगड़ा को दो आदमी का गोली चलाने के, करजन वायली और कवाश लाल काका। तो करजन वायली और काका, कवाश और करजन याद रखिएगा। ठीक है, दो आदमी हुआ था, ये चीज कई जगहों पे नहीं मिलेगा, ये घटना चक्र में ही मिला है कि दो आदमी। ठीक है, ऊधम सिंह के बारे में तो पता ही है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो है कि पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दिए थे। तो एक तो 1909 में लंदन में ही मारा गया था वायली, करजन और कवाश 1909 में। और 1940 में ऊधम सिंह ने फिर इनको मार दिया, माइकल ओ डायर, नॉट जनरल ओ डायर, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में माइकल ओ डायर। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर हैं। लंदन में मार्च 1940 में ये हत्या कर दिए थे, बाद में इनको भी फांसी हो गई थी। सरदार उधम सिंह ने किसको मारा? माइकल ओ डायर, नॉट जनरल ओ डायर, ये पूछ चुका है, जनरल डायर नहीं। ठीक है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड हो गया था? तो करजन और कवाश, ये याद रखिएगा। मदन लाल ढींगरा, ढींगरा ढींगरा ने क्या किया? मार दिया। मैडम भिकाजी कामा, बरकतुल्ला, वीवीएस अय्यर और एमएन रॉय, एक ही समान बात था कि वे सभी क्रांतिकारी थे। स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में वो भारत से बाहर विविध रूप में काम कर रहे थे। ये हो गया कामा माटा गारू, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कनाडा की यात्रा पर एक निकला हुआ जलपोत था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। कामामाटागारू कनाडा की यात्रा पर एक जलपोत था। 1914 में भारत के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लेकर 376 यात्रियों के साथ कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। वो वैंकूवर चले गए कनाडा के पास, और तट पे पहुंचने के बाद कनाडाई अधिकारियों ने इनको घेरेबंदी कर ली थी और प्रवेश जाने पे जो है कि रोक भी लगा दिया था। 36 नंबर है आपका, कामामाटागारू क्यों प्रसिद्ध है, तो आपका वही जहाज के रूप में। ठीक है, ये घटना बाबा गुरुदीप सिंह का है, बाबा गुरुदीप सिंह का है ये बी। कनाडा में प्रवेश जब नहीं मिला तो जब कामागाटा मारू जो जहाज है कलकत्ता के बजबज पहुंचा, वो कुर्द यात्रियों और पुलिस के मध्य मुठभेड़ हुआ, 21 यात्रियों की मौत हो गई। कामामाटागारू शहीद स्मारक के अनुसार 21 यात्रियों में से एक नाम भगत सिंह था। विकल्प में गुरुदत्त सिंह को त्रुटिवश गुरुदीप सिंह कह दिया गया है, जो कि सत्य माना गया है। मारे गए यात्रियों में से एक संयोगवश भगत सिंह था, इसलिए हम विकल्प में दिए गए सरदार भगत सिंह की समता महान क्रांतिकारी शहीद आजम सरदार भगत सिंह से करते हुए डी को सही नहीं मानते हैं। मतलब कुछ भी, सरदार भगत सिंह, ठीक है। गुरुदीप सिंह है, कामामाटागारू घटना से संबंधित है गुरुदीप सिंह। 38 नंबर देखिए, एक जहाज था, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। 39 नंबर देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, आपको कह रहा है ना कि सही कूट का चयन करने के लिए, तो 1 3 4 2। सबसे पहले गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 3 का नंबर है, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना हुई। 4 में है, केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ था, है ना, भगत सिंह के द्वारा। फिर उसके बाद 2 में है, चटगांव शस्त्रागार छापा। तो इसका नाम देखिए, आप सब चीज में वही आता है, आपको किस प्रकार से फैक्ट याद रखना है। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी बना था, ठीक है ना। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को बना। चटगांव में 18 अप्रैल 1930 को बना, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार छापा जो है 18 अप्रैल 1930 को है। केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को है, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त वाला, है ना। उसके बाद है आपका 70वीं का क्वेश्चन है, ये मिलाने वाला है आपके संगठन और मुख्यालय। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर में, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, आईएनए या आजाद हिंद फौज रंगून में, ठीक है। युगांतर आश्रम जो है वो सैन फ्रांसिस्को में बना था। युगांतर की स्थापना, युगांतर एक पत्रिका था, समाचार पत्र था भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, और युगांतर में ही कहा था, समाचार पत्र में ही ये आया था बात, कि जो 30 करोड़ भारतीय हैं वो अपने दोनों हाथ खड़े कर दे, 60 करोड़ और अंग्रेजों को हम लोग भगा देंगे। तो युगांतर अगर संस्था का नाम पूछे जाएगा तो बारिंद्र घोष, और युगांतर अगर समाचार पत्र के बारे में पूछे भूपेंद्र नाथ दत्त, तो इससे जुड़े हुए। यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में। आईएनए का तो पता ही, आजाद हिंद फौज रंगून में। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। 41 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था किसने, रास बिहारी बोस ने। इंडिपेंडेंस लीग, इंडिपेंडेंस लीग, ऐसे सब कुछ याद रहता है। 4 ऑप्शन में आप मार भी दोगे, पर अगर आपसे कोई एक लाइन से पूछ दे कि 10 लाइन बोलो किसी चीज के बारे में, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। रास बिहारी बोस जापान में रह के भारत के प्रवासी भारतीय थे वहां पे, और उन्होंने राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हुए टोक्यो में भारत के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था 15 से 23 जून 1942 को। बैंकॉक सम्मेलन में इसने विधिवत रूप से जो है कि यहाँ पे इन्होंने सम्मेलन किया था। बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप भी दे दिया गया था, किसको, जो इनका संस्था था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित भी किए थे, ये इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किए थे, और 1942 में जो है बैंकॉक सम्मेलन में इनको विधिवत रूप दिया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के गठन की पृष्ठभूमि 1942 में टोक्यो में बनी थी, किंतु इस संगठन को मूर्त रूप बैंकॉक सम्मेलन में मिला है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। बैंकॉक सम्मेलन में जो है कि इस पे मुहर लग गया था, ठीक है। ये आपका खत्म होता है। स्वदेशी आंदोलन अब आता है, ये 41 क्वेश्चन ही था, 41 क्वेश्चन था। स्वदेशी आंदोलन पे हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को बहुत कम क्वेश्चन करना पड़ा है। 1 नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन क्या है, सबसे बाद में क्या हुआ था भाई, तो बंगाल का विभाजन,
हड़प नीति नहीं, अस्थायी बंदोबस्त, ये सब तो पहले ही हो गया था ना। वो 1793 में हम लोग को पता है अस्थायी बंदोबस्त हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का जो हड़प नीति है, ये सब 19वीं शताब्दी के समय में ही हो गया था, 1848 से 56 में इनका सेशन है, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो सबसे बाद वाला है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। बंग भंग विरोधी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, ये तो हम लोगों का पढ़ा हुआ है सारा कुछ। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई थी 20 जुलाई 1905 को। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई, सॉरी, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त, ये कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है ना। 7 अगस्त, ओके। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया था 1905 में। और कई तिथियां मिलती है, लेकिन 16 अक्टूबर ही जो है कि मिलता है, ठीक है ना। चलिए, 3 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 16 अक्टूबर 1905 को किस लिए प्रसिद्ध है? तो बंगाल का विभाजन हुआ था। 4 नंबर प्रश्न, 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, ठीक है। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग मतलब भारत का विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन के लिए 19 जुलाई को शुरू घोषणा हुआ है। बंगाल विभाजन को 19 जुलाई को घोषणा हुआ है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 19 जुलाई को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ। 16 अक्टूबर को यह प्रभावी लागू हो गया। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को निरस्त करने की भी घोषणा की गई। 1905 से लागू हुआ, 1911 में निरस्त करने की बात की गई। 19 जुलाई को घोषणा किया गया, 16 अक्टूबर को लागू हुआ और 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ, ठीक है। देखिए, एक ही क्वेश्चन है और इसमें हम लोग टाइम अपना जो है जाया नहीं करेंगे। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर थे। सर एंड्रयूज हेडरसन लीट फ्रेजर, सिर्फ फ्रेजर याद रखना, सर एंड्रू फ्रेजर, ठीक है। ये सिविल सेवा के, भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। इन्होंने 1903 से 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं भी दी है। 1903 से 1908 में बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बंगाल योजना की मतलब आईसीएस अधिकारी था, तो योजना तो यही बनाएगा, है ना। 1905 के विरोध में जो आंदोलन हुआ था, तो एस एन बनर्जी, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है। बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व एस एन बनर्जी ने किया था, है ना। अब देखिए, इसमें एस एन बनर्जी का नाम है, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर का तो और ये सब अपना भूमिका सांस्कृतिक में रहा उनका। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है, ये एस एन बनर्जी ने कहा था। लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। स्वदेशी आंदोलन का आलोचक, इसको हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर को कहते हैं। ये कहा थे कि ये निष्ठुर बर्बादी है। तो वो ना कहते थे कि ये निष्ठुर, वो पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर संबंध बनाना चाहते थे। पूर्व और पाश्चात्य में वो संबंध बनाना चाहते थे। वो स्वदेशी आंदोलन के समग्र आलोचक तो नहीं थे, लेकिन वो नकारात्मक, क्रोध आधारित और विद्वेष परक राजनीतिक रूप के आलोचक थे। स्वदेशी आंदोलन के समग्र रूप से आलोचक नहीं थे। वो कहते थे कि निष्ठुर बर्बादी है, मतलब किस तरीके से बहिष्कार हो रहा है ना सारी चीजों का। तो कृष्ण कुमार मित्र किस नाम से बहिष्कार का सुझाव दिए थे? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तु का बहिष्कार का सुझाव कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। अगर ज्यादा ही सरकार से आपको समस्या हो रही है, तो आप भी बहिष्कार कर दीजिए। तो लेकिन जो है कि गाली नहीं देना चाहिए, ये बहुत खराब चीज है। और गाली वाली कैसे किसी के मुंह से निकल जाता है, हमें तो कोई मार के काट के भी फेंक दे तो हमारे मुंह से उतना गंदा गाली नहीं निकल सकता है। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का प्रारंभिक सुझाव बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका 13 जुलाई 1905 के अंक में दिया था, ठीक है। तो बंगाल में जो ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार हो रहा था, इसका सुझाव दिया गया था संजीवनी में। संजीवनी किसका है? कृष्ण कुमार मित्र का है, ओके। तो इन्होंने 13 जुलाई 1905 में कहा था, संजीवनी में ही कहा था कि बहिष्कार कर दो। और ये कब हुआ है? ये आ, बांग्ला पत्रिका डेट वगैरह नहीं दिया 1905 में, ठीक है।
बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया था 1905 में। 19 जुलाई को इन्होंने घोषणा कर दिया। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गई। बहिष्कार प्रस्ताव पारित हो गया था और राष्ट्रीय नीति के रूप में इसको हम लोगों ने अपना लिया था। ठीक है। अब चलिए राजस्थान 2024 का क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखते हैं हम लोग, भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? भारत माता का चित्र किसने? तो अबेंद्रनाथ घोष। अबेंद्रनाथ टैगोर भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाए थे। भारत माता जो है ना वो अबेंद्रनाथ का है, और इन्होंने जो है कि इसमें कई छवि बनाया था भारत माता का। ठीक है। एक और मैं मेरे पास वो फैक्ट था आपके लिए। भारत माता से मुझे याद आया कि जो अजीत सिंह थे लाहौर में, उन्होंने जो अंजुमने मोहिबाने वतन नामक एक जो है उन्होंने संस्था बनाया था। पंजाब में अजीत सिंह सक्रिय थे ना, तो उन्होंने लाहौर में एक अंजुमने मोहिबाने वतन नामक एक संस्था बनाया था, और उस संस्था की स्थापना इन्होंने की थी, तथा भारत माता नाम से अखबार निकाला था। यही भारत माता जो पढ़े तो दिमाग में मेरे क्लिक किया, भारत माता नाम से अखबार अजीत सिंह ने निकाला है। और वहां पे उनका लाहौर में जो नाम है थोड़ा सा मुस्लिम है, अंजुमन मोहिबानी वतन। ठीक है। तो ये था। और भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई थी अबेंद्रनाथ टैगोर। यह पेंटिंग था उनका 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन के दौरान इन्होंने बनाया था। भारत को माता की देवी के रूप में चित्रित किया था, जिसकी 4 भुजाएं हैं, जो केसरिया साड़ी पहनी है। अबेंद्रनाथ टैगोर ने चित्रित भारत माता की तस्वीर स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीयों के मध्य राष्ट्रीयता और एकता के प्रतीक के रूप में उभरा। ठीक है। अब बंगाल विभाजन क्या हुआ? बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए अब बाद में इल्जाम लगाया था कि नहीं, प्रशासनिक रूप से हमको प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हमको बंगाल विभाजन करना है, बट उनको तोड़ना था। किसी तरीके से फूट डालो लाज करो की नीति। ठीक है। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी हुकूमत में कलकत्ता को जो है कि वो बंगाल को बांटना चाह रहे थे, इसलिए ऐसा हुआ। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा आज बहुत सारा लोग थक गया होगा बहुत एंजॉय करने में, तो फिर भी लेकिन पढ़िए। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किए थे, एक दो चार। तो राष्ट्रवादियों का एक तो बाइकॉट था, स्वदेशी आंदोलन था, राष्ट्रीय शिक्षा था, असहयोग नहीं था। ठीक है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है ना। असहयोग आंदोलन तो नागपुर अधिवेशन में चली। स्वदेशी और बहिष्कार जो है बंगाल विभाजन के विरुद्ध चला था। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रथम भारत संघर्ष स्वदेशी और बहिष्कार जो है वही सेम क्वेश्चन है यार, इसलिए घटना चक्र नहीं पढ़ते हैं। इससे अच्छा ना वो यूपीएससी वाला 31 ईयर वाला करते हैं। ठीक है ना। मैं तो वही करती हूँ, बट आपके लिए मैं ये करा देती हूँ। 21 बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हम लोग पढ़ चुके हैं। 22 नंबर प्रश्न देखिए, आईएएस 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है ये। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, तो ये आपका दोनों सही है। ठीक है। 2015 अच्छा 2015 में जो है ना 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, प्रत्येक 7 अगस्त को। और 2015 में स्वदेशी आंदोलन का स्मृति में हम लोगों ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। 2015 से ही शुरू है। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन, हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। 24 नंबर प्रश्न में चलिए देखते हैं क्या है। स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन। एक ही क्वेश्चन को बार बार दिया हुआ है। 1911 में जो है कि इसको निलंबित कर दिया गया। 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब तक बना रहा था? तो पता ही है कि 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। जब जॉर्ज पंचम के द्वारा दिल्ली में जब शाही दरबार 1911 में लगा था, तो यहाँ पे खत्म हो गया था। 27 नंबर चलो प्रश्न देखते हैं, एक ही क्वेश्चन 1911। 29 नंबर प्रश्न में आइए। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन किसने? चिदम्बरम पिल्ले ने चलाया था। ठीक है। अब देखो स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने देश के विभिन्न भागों में, विशेषकर बम्बई पुणे में तिलक थे। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय पंजाब में थे। भारत के अन्य हिस्सों में सैयद हैदर राजा दिल्ली में सक्रिय थे। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में दिल्ली में हैदर राजा थे और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले थे। 30 नंबर।
30 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, वही स्वदेशी आंदोलन। दिल्ली में कौन था, तो सैयद हैदर रजा थे, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले थे। 31 नंबर क्वेश्चन, 1905 का स्वदेशी आंदोलन अप्रभावित रहा था, तो 2 और 3। कृषकों को कोई मतलब नहीं। मुसलमान भी इससे दूर था, अलग थलग थे, मुसलमान अलग थलग थे इसमें। महिलाएं थे और बुद्धिजीवी लोग थे। महिलाओं पे कई बहिष्कार का आंदोलन का काम किए थे वो लोग। देखो, स्वदेशी आंदोलन के समय में जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्विनी कुमार दत्त, ऊपर वाला पढ़ा हुआ है हम लोग का स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। अश्विनी कुमार दत्त का है स्वदेश बांधव समिति। एक और आपका इस टाइप का नाम था, क्या नाम था यार, ब्रह्म बांधव उपाध्याय के द्वारा संध्या चलाया गया था। और भी कई समितियां बनी थी। स्वदेश बांधव समिति बारिशाल में बनाया गया था। साधना समिति था, सुहृद समिति था, व्रती समिति था। ये अनुशीलन समिति के अलावा बंगाल में क्रांतिकारी समिति था। साधना समिति, स्वदेश बांधव समिति जो कि बारिशाल में, व्रती समिति, सुहृद समिति मायमन सिंह के द्वारा, और व्रती समिति फरीदपुर में चलाया गया था। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा सा एक जगह अपना नोट किया हुआ है, वो आपको शेयर कर देंगे। तो स्वदेशी आंदोलन के टाइम में ना, स्वदेश बांधव समिति बारिशाल में अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा तिलक लाला लाजपत राय, अरविंद घोष ने भी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ये काम किया था, और महिलाएं भी इससे जुड़ी हुई थी। 32 नंबर प्रश्न, वंदे मातरम। आपको पता है स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक ही बन गया था। स्वदेशी आंदोलन 16 अक्टूबर 1905 को जो है कि पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, जिस दिन विभाजन प्रभावी हो गया 16 अक्टूबर को। तो 16 अक्टूबर को ही हम लोग शोक दिवस के रूप में मानते हैं। और घरों में चूल्हा वगैरह नहीं जला, उपवास रख दिए, कलकत्ता में हड़ताल हो गया, जुलूस निकाला गया, कई सारी चीजें। तो सड़कों पे वंदे मातरम गाते हुए प्रदर्शन होने लगा। वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक बन गया था, और लोगों ने एक दूसरे के हाथ पर राखियां भी बांधी थी। वंदे मातरम गाते हुए राखी बांधे थे, और बंगाल को बांटकर अंग्रेजों में उनकी एकता को, ठीक है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन के काल के कौन सा कथन सही नहीं है, कह रहा है। ठीक है, आईएएस 2002 का क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि इस टाइम में ना कौन सा कथन सही नहीं। तो लियाकत हुसैन ने बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया था। बारिशाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में नेतृत्व अश्विनी कुमार दत्त ने। स्वदेश बांधव समिति बना है बारिशाल से, तो यहाँ पे लियाकत हुसैन नहीं होगा, अश्विनी कुमार दत्त होगा। और मुस्लिम किसानों के आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने, अश्विनी कुमार दत्त ने ही किया है। बारिशाल से ही स्वदेश बांधव समिति नामक एक जो है संस्था बनी थी। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में कौन सा कथन सही नहीं है जी? यह बंगाल तक सीमित रहा, ऐसा थोड़ी ना कह सकते हो। पहली बारिश आंदोलन में स्त्रियां घर से बाहर निकली थी। फिर बारिशाल में चला, पंजाब में भी चला था ये, लाला लाजपत राय तिलक, ये सब का। ठीक है, तो बंगाल तक ही सिर्फ सीमित नहीं रहा। 35 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में ना, इसने देशी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। तो दोनों सही है। पहले तो, सबसे पहले तो कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया, और इसके टाइम में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद। स्वदेशी आंदोलन के टाइम में अंग्रेजी स्कूल का, अंग्रेजी संगठनों का बहिष्कार हो रहा था, तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन करना तो एक जो है कि स्वाभाविक था, है ना। तो जो प्रसिद्ध इतिहासकार है ना सुमित सरकार, उनका पुस्तक का नाम ही है द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल 1903 से 1908 में। उन्होंने कहा था कि इस तरीके से जो है कि स्वदेशी आंदोलन के टाइम में ना हथकरघा उद्योग, रेशम, वस्त्र उद्योग, ये सब चलाया गया। 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद 1906 में चला था, और स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख घटक के रूप में ये काम करता है। इसका उद्देश्य साहित्यिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्वदेशी नियंत्रण के तहत राष्ट्रीय शिक्षा को बल प्रदान करना था। ब्रिटिश पत्रकार थे H.W. नेविंसन, ये किससे जुड़े हुए थे? तो ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। हर बार भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में भी पूछ देगा कि कौन सा पत्रकार था। असहयोग आंदोलन के टाइम में भी पूछ देगा कि कौन से जो गांधी जी के साथ थे या पत्रकार थे, तो वो आपसे याद रखना है। तो नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे, H.W. नेविंसन, ओके ना। ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। रिपोर्टिंग करने के लिए ब्रिटिश पत्रकार थे जो आए थे। जब आंदोलन होता है तो पत्रकार तो वैसे ही पहुंच जाते हैं। गर्दनी बाग में कौन कौन आ गया था, मतलब वो लोग इंतजार में रहते हैं। गर्दनी बाग में हो, दिल्ली वाला रिपोर्टर लोग कमा रहा है, झारखंड वाला रिपोर्टर कमा रहा है, यूट्यूबर लोग
तो वो भी इंतजार में रहते हैं कि कैसे हो कि हम कवर करने पहुंच जाए। तो यहाँ पे 4 महीने तक भारत के विभिन्न भागों में दौरा किए थे नेविंसन और मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, दिल्ली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग करते थे ये। और इनका जो है द न्यू स्प्रिट इन इंडिया नाम से एक पुस्तक भी इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर लिखा था। पुस्तक लिखते थे वो, इनके पास टाइम था, उनके पास लैपटॉप नहीं था, मोबाइल नहीं था। आप लोग लिखोगे पुस्तक? मैं खुद नहीं लिखूंगी। तो अभी भी लिखने वाले लोग लिखते हैं, जो सारी दिन दिन दुनिया से बेखबर किताब लिख रहे हैं, लिखते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में इन्होंने अप्रैल 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर और अन्य कला प्रेमियों के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जैसे ही आएगा ओरिएंटल आर्ट, अ से ओरिएंटल, अ से रविंद्रनाथ, ठीक है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, उन्होंने उस समय आर्ट अपना स्टार्ट कर दिया था। सूरत विभाजन हुआ, इधर इन्होंने अविंद्रनाथ ने अपना ओरिएंटल आर्ट स्टार्ट कर दिया। इस टाइप से याद कर लेना, ओके। जिसके द्वारा प्राच्य कला मूल्यों का पुनर्जीवन एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना का जागरण हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा फिर हम लोग कल करेंगे इसके बाद वाला, ठीक है ना। ये जो सूरत अधिवेशन कांग्रेस का, बनारस कलकत्ता और सूरत अधिवेशन जो हुआ था, इसको हम लोग कल कर लेंगे, ओके। थैंक यू फ्रेंड्स।